देखिए बच्चों, आज से हम आपके लिए एक चैप्टर आव्यूह स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के वीडियो हम आपको तब तक प्रोवाइड कराएंगे जब तक पूरा आव्यूह आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यदि mn संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। फिर यदि mn संख्याओं के निकाय को, ये m इंटू n, यदि mn संख्याओं के निकाय को किसी आयताकार सारणी में m पंक्तियों और n स्तंभों के क्रम में निरूपित कर दिया जाए तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। चलिए देखिए, बात समझिए। आव्यूह को हम किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित कर सकते हैं। फिर से, आव्यूह को किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा लिख सकते हैं। आव्यूह में करते क्या है, एक आयताकार सारणी के रूप में यानी बड़े ब्रैकेट के रूप में, ठीक, m पंक्तियों, यहां पंक्तियों का मतलब होता है क्षैतिज रेखाएं। पंक्तियां क्या होती है? क्षैतिज रेखाएं, इन्हें इंग्लिश में रो बोलते हैं। और स्तंभ क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हें इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो जैसे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये देखो बेटा, संख्याओं का एक निकाय, ये आपकी क्या हो गई? पंक्ति कहते हैं इन्हें। ये भी आपकी क्या है? पंक्ति है। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्ति, इंग्लिश में रो बोलते हैं। और इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ, और इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो फिर से, यदि mn संख्याओं के निकाय को, यहां mn से एक मतलब है कि m पंक्तियां हो सकती हैं, जैसे पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, खूब सारी पंक्तियां हो सकती हैं। n बेटा स्तंभ हो सकते हैं, तो कुल अवयव क्या हो जाएंगे? m गुणे n। जैसे मान लो यहां पर एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो दो पंक्तियां हैं, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो कुल कितने तत्व हो गए? 6। इसे हम क्या कहेंगे? 2 गुणे 3 संख्याओं का निकाय, 2/3 का आव्यूह। तो यहाँ अगर m पंक्तियां हैं यानी क्षैतिज रेखाएं हैं, n स्तंभ है यानी n ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? mn संख्याओं का निकाय। और इसको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन, यानी mn संख्याओं के निकाय को जिसमें m पंक्तियां होती हैं, n स्तंभ होते हैं, एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। जब बात करते हैं कि पंक्तियों का क्या तात्पर्य है, तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं। इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पंक्ति, रो, वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर लाइंस, उन्हें स्तंभ, कॉलम कहते हैं। इस प्रकार ये आपका आव्यूह हो गया। क्या हुआ? आव्यूह। आव्यूह में 2-3 चीजें ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, आव्यूह में 2-3 चीजें ध्यान देते हैं। जैसे आव्यूह का क्रम, जो इसमें पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का क्रम क्या होगा? तो आव्यूह को क्रम लिखने के लिए पहले उसमें जितनी पंक्तियां हो तो पंक्ति की संख्या, फिर उसमें जितने स्तंभ हो स्तंभ की संख्या। फिर से आव्यूह का क्रम
पंक्ति इंटू स्तंभ के क्रम का होता है। फिर से किसी आव्यूह को क्रम लिखने के लिए उसमें पहले जितनी पंक्तियां होती हैं वो लिख लेते हैं, फिर जितने स्तंभ होते हैं वो लिख लेते हैं, उसे हम आव्यूह का क्रम कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक आव्यूह दिया हुआ है, क्या दिया? 1 2 3 4, यहां पर क्या है? 5 6 7 8। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो पंक्ति, एक पंक्ति, पहली पंक्ति। अच्छा, पंक्ति को क्षैतिज रेखाओं को, हॉरिजॉन्टल रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में रो बोलते हैं, इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, इसी प्रकार पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा स्तंभ है C2। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, तो पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, चौथा कॉलम C4। इसलिए अगर इसकी क्रम की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम हैं। इसका जो क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2/4 का ये एक मैट्रिक्स होगा। 2 गुणे 4 का, 2/4 का ये आपका एक मैट्रिक्स आव्यूह होगा। देखिए तो देखिए बेटा, आप लोग 2 चीजें पढ़ चुके। आव्यूह कहते किसे हैं और दूसरा आव्यूह का क्रम या कोटि होती क्या है। ठीक, मैट्रिक्स पढ़ चुके और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके। इसी से रिलेटेड एक आध सवाल बनते हैं जो परीक्षा में काफी पॉपुलर है और पूछे जाते हैं, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे यदि किसी आव्यूह में कुल 12 तत्व हैं, फिर से यदि किसी आव्यूह में कुल कितने तत्व हैं? कुल तत्व अगर आपके 12 हैं तो अगर आपसे पूछ ले इसमें कितने संभव क्रम के आव्यूह बन सकते हैं या कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, तो इसलिए कुल संभव कोटियां पूछ सकता है। कुल संभव कोटियां या कुल संभव क्रम के बनने वाले आव्यूह, मतलब कितने आव्यूह बन सकते हैं जिनमें कुल 12 तत्व हैं। ठीक, तो ऐसा क्या है? एक, अगर ऐसा आव्यूह बन सकता है जिसमें एक पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो तो कुल तत्व 12 हो गए। यानी मुझे क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने आव्यूहों की संख्या पूछ रहा है जिसमें 12 तत्व हो सकते हैं। तो एक पंक्ति 12 स्तंभ। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? 2 पंक्ति, तो क्या बेटा 6 ठो क्या हो सकते हैं स्तंभ, यानी 2 रो 6 कॉलम। इसी के प्रकार क्या हो सकते हैं? 3 रो हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं। इसी प्रकार 4 रो हो सकते हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं। 6 रो हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं। 12 रो हो सकते हैं, 1 कॉलम हो सकता है। इस प्रकार ये कुल संभव कोटियां हो गई। एक क्या हो सकता है? 1/12 का हो सकता है, दूसरा 2/6 का होता है, तीसरा 3/4 का हो सकता है, चौथा 4/3 का हो सकता है, पांचवा 6/2 का हो सकता है और छठा 12/1 का हो सकता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल काफी पॉपुलर है। आपको किसी आव्यूह में कुल तत्वों की संख्या दे देगा और पूछेगा कुल कितनी संभव कोटियां होंगी, तो बड़े आराम से बता देंगे। जैसे कुल तत्व क्या दे दे, मान लो कुल तत्व आपको दे दे, क्या दे दे? 8 दे दे और संभव कोटियां पूछे आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? इसकी संभव कोटियां सर 1/8 की हो सकती है। यानी ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 रो और क्या हो? 8 कॉलम हो। सर 2/4 की हो सकती है, 2 रो हो, 4 कॉलम हो। सर 4/2 की हो सकती है जिसमें 4 रो हो, 2 कॉलम हो। सर 8/1 की हो सकती है, इसमें 8 रो हो, 1 कॉलम हो। इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस तरह के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, कॉपी कर लीजिए।
देख, तो हम लोग आव्यूह पढ़ चुके, आव्यूह का क्रम और कोटि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब अगला पढ़ते हैं आव्यूह को निरूपित कैसे करते हैं। आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का निरूपण क्या होता है? आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ए बराबर, अब आव्यूह का निरूपण के लिए आप बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर कुछ भी लिख लीजिए, स्मॉल लेटर, मैंने ए लिख लिया और यहां पर आई जे। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? तो जहां ए आई जे आव्यूह के तत्व, आव्यूह के तत्व कहलाते हैं, ये आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। अब ये आई क्या है? आई क्या है? पंक्तियां हैं, और जे क्या है? स्तंभ है, यानी ये क्या है? आपकी रो है, और ये आपके क्या है? कॉलम है। अब आप समझिए, जैसे आव्यूह को निरूपित करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसके बराबर क्या होता है? एक बड़ा सा ब्रैकेट, यहां पर ए बी सी डी जो भी आप स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं। मैंने माना ए, और आई जे क्या है? आई हमेशा याद रखना, जो पहले लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं आप आई जे, आप पी क्यू लिख सकते हैं, एम एल लिख सकते हैं। जो पहले लिखता है उसे हम पंक्ति कहते हैं, और जो बाद में लिखते हैं उसे स्तंभ कहते हैं। अब थोड़ा सा इसी चीज को विस्तार से समझ लेते हैं। जरा देखिए, जैसे कोई आव्यूह है, अब आपको यहां पर कोई तत्व लिखना है, तो मैंने क्या किया? इसे एक लिख दिया। अब बताइए ये कौन सा रो है? पहला रो है, तो रो पहला हो गया। और कॉलम कौन सा है? वो भी पहला है, तो इसे A11 कह दिया। अब पढ़ने के लिए 11 भी कह देते हैं, पर वास्तव में है क्या? पहला रो पहला कॉलम। इसी के बाद जैसे यहां पर कोई तत्व लिखा गया, माना ए है, ठीक, इसमें रो कौन सा है? पहला है। रो तो पहला है, लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा है, तो हम नॉर्मली कह देते हैं A12, जबकि वास्तव में क्या है? सी पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। मान लीजिए यहां पर कोई अवयव है, उसे ए लिख दिया, इसे 1 3 कहेंगे। क्यों? रो पहला है, कॉलम तीसरा है। ऐसे जैसे आप चाहे जितने बढ़ा दीजिए, सो ऑन, चाहे जितने कर दीजिए। अब अगर मुझे यहां पर कोई एलिमेंट लिखना है तो मैं क्या कहूंगा? 21। क्यों? क्योंकि ये दूसरा रो है और कॉलम पहला है, तो दूसरा रो, पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम एक। यहां पर कोई तत्व लिखना है, 22 लिखूंगा, क्योंकि रो दूसरा है, कॉलम दूसरा है। यहां पर कोई तत्व लिखना है, 23 लिखूंगा, रो दूसरा है, कॉलम तीसरा है। इस प्रकार हम आव्यूह को लिखते हैं, आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं, आव्यूह का निरूपण करते हैं। तो एक बार पुनः आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके तत्वों को क्या बेटा? आयताकार सारणी के अंदर लिखते हैं। मैंने माना तत्व ए है, तो ए आई जे, जहां आई हमेशा पंक्तियां, नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक उदाहरण दिया, यहाँ पर आप नॉर्मली देखेंगे कि आव्यूह के तत्वों को 11 12 13 कह देंगे। वो एक सरलीकरण पढ़ने का तरीका हो सकता है, बट फैक्ट क्या है? ये 13 क्यों लिखा गया है? 13 क्या रिप्रेजेंट करता है? 13 के मतलब क्या होते हैं? कि ये सर पहला रो है, सर ये तीसरा कॉलम है। तो ये आपका आव्यूह होता है। कोई प्रॉब्लम? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बेटो, इसी से रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी पेपर में काफी पॉपुलर है, पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दे कि 1 2 गुणे 3 का आव्यूह बनाइए। क्या 2/3 का एक मैट्रिक्स क्या कीजिए बेटा? बनाइए। कौन सी? 2/3 की।
यानी 2 गुणे 3 की एक मैट्रिक्स बनाइए जहां उसके तत्व ए आई जे जो निरूपित होते हैं, जहां उसके तत्व निरूपित होते हैं हाफ डिटर्मिनेट 5i-3j से। ये मुझे मैट्रिक्स का निर्माण करना है। फिर से मुझे 2 गुणे 3 के एक आव्यूह का निर्माण करना है जिसका तत्व ए आई जे से निरूपित होता है और जिसकी वैल्यू हाफ 5i-3j है। तो अब आप समझिए, इसलिए आव्यूह जरा आप समझिए क्या होगा ए बराबर, जरा देखिए यहां पर समझिए, आप थोड़ा सा पहले किनारे समझ लीजिए। 2/3 का बनाना है, मतलब मुझे एक ऐसा आव्यूह बनाना होगा जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो जरा देखिए, मैंने एक ये क्या बेटा, जरा देखो 13, 21, 22, 23 ये लिख लिया, जरा समझिएगा। अब ये मेरा एक ऐसा आव्यूह बन गया जिसमें 2 रो हैं, देखो R1 और R2, 2 रो हैं, C1, C2, C3, 3 कॉलम। आप ऐसा इसको रफ में रख लिया करिए जिससे आपको आसानी होगी। फिर से कह रहा हूं, इसे रफ में रख लिया करिए जिससे आपको आसानी होगी। फिर से देखिए, मुझे 2/3 का एक मैट्रिक्स क्या करना था, फाइंड करना था, ज्ञात करना था। मतलब उसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, तो आप 2 रो वाला एक आव्यूह बना लीजिए जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम वाला आव्यूह बना लीजिए जिसमें 3 कॉलम है। तो ये 2/3 की हो गई। अब इन तत्वों को आप क्या कर लीजिए, आराम से ज्ञात कर लीजिए और यहां पे रखते चले जाइए, आपका आव्यूह क्या हो गया, प्राप्त हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। जैसे मुझे सबसे पहले एक 11 ज्ञात करना है, तो क्या करिए, एक 11 ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कैलकुलेट करता जा रहा हूं। एक 11 ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, मैं आई की जगह 1 रख दूंगा। चलिए मैं ज्ञात ही कर दूं पहले, फिर बाद में रख दूंगा सबकी जगह। जरा देखिए, सबसे पहले मैं क्या ज्ञात कर दूंगा, 11। मुझे इस तत्व की आवश्यकता है। 11 ज्ञात करने के लिए मैं रो की जगह 1 और कॉलम की जगह 1, मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखूंगा। तो क्या हो गया, हाफ 5, आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1, तो हाफ हो गया 5 × 5, 3 × 3 तो 2 आया। 2 बेटा, जब इसको मैं डिटरमिनेंट से बाहर निकालूंगा तो 2, ये मॉडुलस से बाहर निकालूंगा 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर 11 मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा, 12, ये वाला तत्व 12 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो देखिए हाफ लिखा है, मॉडुलस 5, आई की जगह 1 -3, जे की जगह 2, कैलकुलेट किया, हाफ आया 5 और 6, तो मॉडुलस के अंदर क्या हुआ, माइनस, बाहर निकलकर क्या होगा, हाफ। तो मेरा 12 निकल आया। 12 निकालने के बाद इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा, 13। तो जरा देखिए 13 कैसे निकालूंगा, उसी प्रकार बेटा क्या बच्चों, हाफ आ गया आपका। हाफ के बाद क्या है, 5i, तो 5i की जगह क्या रखना है, 1 -3, जे की जगह क्या रखना है, 3। सिंपल सा है, कैलकुलेट करते जाइए, 5 - 9, और जब 5 - 9 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 4, मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो प्लस का, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये 13 आ गया। इसके बाद 8 2 1 निकाल लीजिए, क्या होगा, हाफ बेटा, फिर से मॉडुलस 5i, आई की जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है, -3, आई जे की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, हाफ आ गया 10 -3, कुल मिलाकर 7/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 निकाल लेंगे, जरा कॉपी कर लीजिए, फिर इसको मैं रिमूव कर दूं, इरेज कर दूं, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए 21 निकल चुका है। अब मैं 22 निकालता हूं, मतलब दूसरे रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट प्राप्त करता हूं। तो i की जगह 2,
जे की जगह 2, हाफ आया 10 माइनस 6 कितना हाफ आया और 4 आया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं क्या निकाल लेता हूं, 23 निकाल लेता हूं, तो क्या होगा, दूसरे रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट तो हाफ है, 5 है बेटा, आई की जगह 2 है और 3, जे की जगह क्या है 3 है, कितना हो गया 10 माइनस 9 बेटा जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार मुझे 22, 23 सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं इन सब की क्या रख दूंगा, वैल्यू, और मुझे आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आव्यूह अब आप क्या बना देंगे, ए बराबर क्या रख दीजिएगा, 11, 12, 13, 21, 22 और 23 इन सब की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे और आपका आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। 11, 12, 13, 21, 22, 23 जो आपने निकाले थे उनकी वैल्यू रख दीजिएगा। मैं नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास तो इरेज हो चुका है, इनकी वैल्यू मैंने मिला दी है, मुझे पता ही नहीं कितनी है। तो आपको मैंने निकाल के दिया था 11, 12, 13, 21, 22, 23 इन सब की वैल्यू रख लीजिएगा और आपको 2/3 का ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे मेरे पास 22 है तो 22 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। जैसे मेरे पास 23 है, 23 की जगह 1/2 रख दूंगा। बाकी क्या है 11, 12, 13 और 21 वो मिट चुके हैं, हट चुके हैं, उन्हें आप रख लीजिएगा। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी काफी पॉपुलर होते हैं जिनमें 1 से 2 नंबर बोर्ड परीक्षाओं में दे के जा सकते हैं आपको। तो आप इत्मीनान से उनको ज्ञात करिए और आव्यूह बनाइए। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों के प्रकार में आपको लेकर चलते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए आव्यूहों के प्रकार, मार्कर ले लो। देखिए बेटा, आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जरा उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्षैतिज आव्यूह, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आप इसको समझना है। देखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहे, आप अगर पढ़ने की इच्छा दिखाई आपने, तो आव्यूह आपको एक एक पॉइंट यूपी बोर्ड से रिलेटेड और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा और आव्यूह आपको पूरी तरह आने लगेगा। मैं आव्यूह की सीरीज आपको तब तक प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आव्यूह सारा टॉपिक में कवर नहीं कर लेता। बस आपको इत्मीनान से सारे वीडियोस को एक एक, दो बार, तीन बार करके देखना है। आपके पास जो भी बुक हो उनसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए और जो भी न्यूमेरिकल ना आए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, देखिए ये कोरोना काल में आप लोग का बहुत नुकसान हो चुका है। यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके सारे टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा आव्यूह जिसमें नाम है क्षैतिज, तो क्षैतिज मतलब पंक्तियां कम होती हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें क्षैतिज पंक्तियां ऊर्ध्वाधर स्तंभों की अपेक्षा कम होती हैं, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्षैतिज पंक्तियां मतलब रो हमेशा कम होती हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कॉलम से। तो आप बड़ा सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्षैतिज पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभों की अपेक्षा कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। एक बार फिर से
ऐसा अवयव जिसमें रो का जो संख्या होती है वो कॉलम की संख्या से सदैव कम होती है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। चाहे एक एग्जाम्पल देखें तो चीजें आपके समझ में आएंगी। चलिए जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस मैट्रिक्स को गौर से देखिए, लग भी रही होगी कि ये क्षैतिज है। इसमें देखिए दो रो है, 1 और 2, दो रो है और कॉलम कितने ढेर सारे हैं, 5 कॉलम हैं। तो देखो दो जो रो है मेरा कॉलम से कम है, इसलिए अगर मुझसे पूछे कोई एक कैसा अवयव है, आपके फौरन मन में निकलना चाहिए सर ये क्षैतिज अवयव है। रो मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी कैसा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों हॉरिजॉन्टल है? क्यों? क्योंकि इसमें सर क्षैतिज पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभों की अपेक्षा कम है, इसलिए क्षैतिज अवयव है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज अवयव क्लियर हुआ, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव, दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें सेम बिल्कुल डेफिनेशन। इसमें ऊर्ध्वाधर मतलब स्तंभ पंक्तियों की अपेक्षा कम होते हैं, यानी ऐसा अवयव जिसमें कॉलमों की संख्या रो की संख्या से कम होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। फिर से ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या यानी कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से मतलब रो से कम होती है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख भी रहा होगा ये ऊर्ध्वाधर। इसमें गौर से देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो हैं, 4 पंक्तियां। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 1 2। तो गौर से देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो। क्या बेटा, कॉलमों की संख्या किसकी अपेक्षा, पंक्तियों की अपेक्षा क्या है, कम है। यह भी कह सकते हैं 4 ग्रेटर देन 2, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। कोई प्रॉब्लम? जिसमें स्तंभ रो की अपेक्षा क्या होते हैं, कॉलम रो की अपेक्षा कम होते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। देखिए इसी के बाद तीसरा नंबर पढ़ना है आपको, पंक्ति अवयव। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, बड़ी सिंपल सी, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति, केवल एक रो हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम कहते हैं पंक्ति अवयव। देखना पंक्ति केवल एक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं कि कौन सा अवयव है, पंक्ति अवयव। देख बेटा समझिए दोनों सेम होता है, एक पंक्ति अवयव और एक क्या बेटा, क्षैतिज अवयव। पंक्ति और क्षैतिज में क्या अंतर है समझिए, पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, क्षैतिज अवयव में रो कम होते हैं। बस किससे, कॉलम से। एक कोई गारंटी नहीं कितने हों, बशर्ते कम होंगे। पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होगी और क्षैतिज अवयव में पंक्तियां कम होंगी कॉलम से। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। स्तंभ अवयव। अब बात करते हैं कि स्तंभ अवयव क्या है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम कहते हैं स्तंभ अवयव। क्या बेटा, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये क्या हो गया, स्तंभ अवयव। इसमें देखो रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं,
लेकिन जब कॉलम की बात करेंगे तो सिर्फ कितना है, एक है, इसलिए स्तंभावी। अब स्तंभावी और ऊर्ध्वाधर आवी में क्या अंतर होता है? स्तंभ आवी और ऊर्ध्वाधर आवी में क्या अंतर होता है? स्तंभ आवी में केवल एक स्तंभ होता है, ऊर्ध्वाधर आवी में सी कम होते हैं रो से। कितने होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो भी होंगे वो रो से क्या होंगे, कम होंगे। और स्तंभ में क्या होगा, केवल एक स्तंभ होगा। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, एग्जांपल की स्क्रीन शॉट लेना चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, अभी तक आप 4 आव्यूह पढ़ चुके। पहला क्षैतिज आव्यूह, जिसमें क्षैतिज पंक्तियां कॉलम की अपेक्षा कम होती हैं। दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या रो से कम होती है। तीसरा पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो होता है यानी एक पंक्ति होती है। और चौथा स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम होता है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा पढ़ते हैं आपका वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम ही है वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसका वर्ग? किसी का वर्ग नहीं। इसमें समझिएगा वर्ग क्यों बोलते हैं, वर्ग की विशेषता क्या होती है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सारणिक आयताकार होता है। अगर इसमें हम क्या कर दें, रो और कॉलम को बराबर कर दें तो ये वर्गाकार हो जाएगा। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे क्या बेटा, जैसे 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1 0 5 6 7 0 3 8 9, यह भी आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 3 रो है बेटा, 1 2 3 3 कॉलम है, तो ये 2 बाई 2 का वर्ग आव्यूह है, 3 बाई 3 का। इसी प्रकार कितने भी वर्ग आव्यूह आप दे सकते हैं। तो बड़ा सिंपल ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह के बाद आपको फिर पढ़ना है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको समझिए, इसको डिफाइन करते हैं। विकर्ण आव्यूह का वर्गाकार होना जरूरी है। इसको क्या कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह। अब विकर्ण में 2 विकर्ण होते हैं, जरा समझिए। किसी आव्यूह के 2 विकर्ण, इसी में समझ लेते हैं। किसी आव्यूह के 2 विकर्ण होते हैं, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। फिर से मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसे बोलते हैं द्वितीयक विकर्ण, सेकेंडरी डायगोनल। तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या होगी? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 0 0 0 5 0 0, यहां पर 6, तो ये क्या हो गया? एक विकर्ण आव्यूह हो गया। इसको किस प्रकार कहेंगे? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव शून्य होते हैं, क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और मुख्य विकर्ण क्या होता है? जो पहले एलिमेंट से शुरू होता है और आखिरी एलिमेंट को बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। याद रखना,
पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण कहलाती है। एक बार फिर से विकर्ण आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव 0 होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसी से मिलता जुलता एक होता है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अदिश आव्यूह क्या है और इससे मिलता जुलता कैसे है? इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब वो वर्ग भी होता है और विकर्ण भी होता है, बस एक एडिशनल प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। तो क्या कहेंगे? ऐसा वर्ग तथा विकर्ण आव्यूह। ऐसा वर्ग और विकर्ण आव्यूह कैसा? ये सीधा सीधा ऐसा विकर्ण आव्यूह, ठीक, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है, यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? तथा शेष सारे अवयव 0 होने चाहिए, उसे कहते हैं अदिश आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो गौर से देखो, ये वर्गाकार भी है क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, विकर्ण भी है क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव 0 हैं। बस एक प्रॉपर्टी एडिशनल जुड़ गई कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत सारी हो सकती है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है तथा शेष सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं, क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए। देखिए बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। नंबर आप डाल लीजिएगा, मुझे याद नहीं कितने हो चुके हैं, आप नंबर डाल लीजिएगा। इकाई या क्या बेटा? तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं? इसमें तीनों आव्यूह जो पीछे पढ़ा है उनके तीनों के गुण होते हैं, मतलब ये वर्गाकार भी होता है, मतलब ये डायगोनल भी होता है और ये अदिश भी होता है। वर्गाकार मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये विकर्ण आव्यूह है मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये अदिश आव्यूह है मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी है। बस इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। और एक जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, अन्य आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से निरूपित कर सकते हैं, लेकिन इसे सदैव आई से रिप्रेजेंट करना, इसे सदैव आई से रिप्रेजेंट करना, आई से निरूपित करना। तो क्या होता है? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह या ऐसा अदिश आव्यूह। अब इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, उसे हम कहते हैं क्या बेटा? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इसकी बड़ी सिंपल सी आरामदेह डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं और शेष एलिमेंट इसके सदैव 0 होते हैं। तो फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है तथा शेष सभी अवयव 0 होते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। और इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो गौर से, ये वर्ग भी है, ये विकर्ण भी है और ये अदिश भी है, तीनों की प्रॉपर्टी है। वर्ग क्यों है? रो कॉलम बराबर है। विकर्ण क्यों है? मुख्य विकर्ण को शेष छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हैं। अदिश क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। इसमें थोड़ी सी एडिशनल प्रॉपर्टी जुड़ गई कि वो जो समान है वो समान ना होकर सदैव 1 होने चाहिए। तो ये इकाई या तत्समक आव्यूह हो गया। और इसके बाद शून्य आव्यूह
यानी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसको भी सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ओ से। बाकी सबको किसी भी चीज से, सिर्फ किसको? इकाई को और शून्य को, इकाई को आई से, शून्य को ओ से निरूपित करते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है? कोई भी क्रम हो, वर्गाकार हो ना हो, किसी भी क्रम का हो, बस इसका प्रत्येक अवयव जीरो होना चाहिए। तो ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव सदैव शून्य होता है। याद रखना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या इसको वर्गाकार होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आव्यूह नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब आज के वीडियो का हम लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज हमने आव्यूह क्या होता है ये पढ़ाया, आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं वो पढ़ाया, और अगले वीडियो में आव्यूह से रिलेटेड संक्रियाएं, जैसे आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों का गुणन करना, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आव्यूह के ये सीरीज तब तक चलती जाएगी मैट्रिक्स की, जब तक हम सभी बोर्ड और सभी कंपटीशन के वीडियोस को कवर नहीं कर लेते, टॉपिक को कवर कर नहीं लेते। तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, इसके लिए वर्गाकार होना जरूरी है। फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी, एक चीज होनी चाहिए, सारे नहीं होने चाहिए। अगर मुख्य विकर्ण के क्या अलावा सारे जीरो हो गए तो वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के और या तो नीचे के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह असल में दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं उपरित त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या बेटा? ऐसा वर्ग आव्यूह 1 0 0 5 6 0 7 8 9 जैसे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं और ऊपर एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन जाती है, उसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर की तरफ त्रिभुज बना हुआ है। सिंपल सा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। और इसमें दूसरा जो होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसको क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं और नीचे एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन जाती है, इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक,
मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं और नीचे एक ट्रायंगल कवर होता है, उसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यह भी हो जाएगा। क्या बेटा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, नीचे ट्रायंगल बने, उसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। फिर से, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, क्या कहलाता है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इस प्रकार आज हमने आपको आव्यूह से रिलेटेड आव्यूह का मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराए बेटा। इसके बाद आव्यूह का मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों के प्रकार, जिनमें आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी के साथ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सभी पॉइंट को मैंने बारी बारी से एक एक कवर किया। अब अगले वीडियो का वेट करिए, जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए अगला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तो आपने आव्यूह को सिर्फ नॉलेज कलेक्ट किया, आव्यूह क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, भेद क्या होते हैं। अगले वीडियो में आव्यूह की प्रक्रियाएं कराऊंगा, जैसे आव्यूहों को जोड़ना है, गुणा करना है, अंतर करना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छे से अपनी नोट्स मेंटेन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर करके वीडियो आप इसके अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लीजिए और पहली एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें कोटि से रिलेटेड न्यूमेरिकल और आव्यूहों के रिप्रेजेंटेशंस न्यूमेरिकल 2, 4, 6, 10 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। तब तक अगला वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा।